हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर से नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गए हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु एवं अणु के चैप्टर्स को, उसमें हम पहुंचे थे संयोजकता तक। हमने पढ़ा था कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता होती है कि किसी एक तत्व या यौगिक के एक परमाणु द्वारा किसी एक तत्व या यौगिक के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए, ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि हम अगली वीडियो में उपस्थित हो जाएंगे और हम फिर से पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद बाकी लेसन में जो भी चीजें बची होंगी हम उन सबका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, तो बात कर लेते हैं कि किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाएगा। किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखें। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। समझिएगा, जो भी तत्व या यौगिक होता है वो धातु और अधातु से बनता है। ठीक, आप लोग इतना जानते ही हैं कि जो भी तत्व या यौगिक होता है वो धातु या अधातु से बनता है, और जब उसका निर्माण हो जाता है तो उसके ऊपर आवेशित कण होते हैं, है ना। उसके ऊपर क्या होता है? आवेशित कण, जिसको हम लोग बोलते हैं आयन। तो रासायनिक सूत्र लिखने में हमें आयनों का बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा और बात समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हम कैसे लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए। अब बात यह आती है कि हमें एक एक तत्व का जो प्रतीक हमें कैसे याद करना होगा। देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में लेसन 4 में यानी कि पाठ 4 में अध्याय 4 में एक तत्व का पूरा एक चार्ट दिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी, है ना। तत्वों का एक पूरा चार्ट दिया होगा। आप वहीं से सारे तत्वों के प्रतीकों को याद करिएगा, और उसके बाद याद करने के बाद इसको समझ के लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखा जाएगा। देखिए, सोडियम का क्या होता है? Na। इस पे कितना चार्ज होता है? +1 का। ठीक, और क्लोराइड क्लोरीन में क्लोराइड का क्या होता है? Cl। इस पे क्या होता है? माइनस चार्ज, -1 का। आप समझेंगे, इस वाले आयन का मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इस वाले आयन का मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखिए, जब ये इसको गुणा करा देंगे तो ये 1 1 है तो 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, आएगी तभी जब आप लोग आवर्त सारणी से तत्वों के प्रतीकों को याद कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को बेहतर से ये समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा हम बात कर लेते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखा जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। देखिए, कैल्शियम का क्या होता है? Ca। इस पे कितना चार्ज होता है? +2 का। ठीक, उसके बाद क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इस पे क्या होता है? -1। अब देखेंगे, देखिए, अगर ये अगर यहाँ गुणा हमने कराया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पे 1 1 का चार्ज है, मतलब 1 1 एक एक आवेश है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, अगर एक एक का आवेश है तो दोनों में गुणा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग आवेश हैं तो इनको हम गुणा कराते हैं, कंपलसरी है। ठीक, अब देखिए, ये -1 यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा Ca, है ना। अब 1 तो लिखा जाता नहीं है, अब ये 2 Cl2 के पास चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे Cl2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा देखते हैं हम। तीसरा बात कर लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड की। मैग्नीशियम नाइट्राइड की मैग्नीशियम नाइट्राइड
देखिए ये नहीं है कि आप मैं जो लिखा रहा हूँ आप इसी को एकदम नोट करिएगा। देखिए आपके मन में जो भी तत्व मतलब जो जिस भी यौगिक का नाम आए, आप उस यौगिक को सोचकर उसकी हिंदी ऐसे लिखकर उसके बाद उसका सूत्र ऐसे उसी चार्ट के माध्यम से तत्वों का जो प्रतीक है उसको याद करके ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, इस पे कितना होता है +2 का चार्ज, ठीक। और नाइट्राइड का होता है N और इसके ऊपर होता है -3 का चार्ज। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ये जो कितना चार्ज है कितना कितना आवेश कितना नहीं है ये सारी चीजें हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, ठीक। लेसन 4 में हम इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये 2 जाएगा इसके पास, ये 3 आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा Mg3 और ये N2, ठीक। कुछ इस प्रकार से इन तत्वों का जो है रासायनिक सूत्र लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रासायनिक सूत्र इन सभी का लिखा जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? हाँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान का जो सिद्धांत था वो क्या होता है ना। जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, हम बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है या किस प्रकार से है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी उपलब्धियां क्या थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था उसकी उपलब्धियां क्या थी, मतलब इनको क्या क्या इससे जो है उपलब्धि हासिल हुई। देखिए डाल्टन के परमाणु में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी, मतलब जो डाल्टन का परमाणु द्रव्यमान था वो मतलब परमाणु जो सिद्धांत था इनका सबसे विशिष्ट मतलब सबसे कीमती सबसे इंपॉर्टेंट संकल्पना थी, ठीक है। यहाँ पे होगा परमाणु द्रव्यमान, हाँ ठीक है। परमाणु सिद्धांत में यहाँ पे सिद्धांत कर लीजिएगा, परमाणु सिद्धांत में, ठीक। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो परमाणु द्रव्यमान था वो सबसे विशिष्ट संकल्पना थी। कहने का मतलब है कि जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसमें जो इनका परमाणु द्रव्यमान था वो इनकी सबसे वैल्यूएबल सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण इनकी संकल्पना थी, ठीक। उसके बाद इनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। उसके बाद एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। सही बात है, परमाणु इतना छोटा कण होता है, आप लोग जानते ही हैं, पढ़े ही हैं, ठीक। परमाणु इतना छोटा कण होता है कि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, है ना। एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग, किसके उपयोग से, रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। कहने का मतलब इनका है डाल्टन ने जो बताया कि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम और जो उत्पन्न यौगिक हैं उनके द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, यही है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक। इसके बाद इस पूरे चैप्टर का सबसे अंतिम हेडिंग और सबसे लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे मोल। उसके बाद इस चैप्टर का समाप्ति यानी कि इस चैप्टर का एंड हो गया, ठीक है। हमारी सबसे अंतिम हेडिंग होने वाली है मोल। आप लोग इसको उतार लीजिएगा एक बार। चलिए देख लेते हैं मोल क्या होता है, ठीक। हमारे चैप्टर समाप्ति की ओर है और हम लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं कि मोल क्या होता है। देखिए मोल जो होता है पदार्थ की ऐसी मात्रा, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विलयन परमाणु के बराबर होती है। कहने का मतलब इनका है कि मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में, कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विलयन परमाणुओं के बराबर होती है, ठीक। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में विलयन के परमाणुओं के बराबर होती है, वह मात्रा उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। इसी प्रकार से मोल होता है, ठीक। मोल कभी बहुत कम पूछता है, ये एक मोल बराबर
इतना 6.0022 इंटू 10⁻23 कण, मतलब 1 मोल के बराबर 6.002 गुणे 10⁻23 कण होते हैं, है ना। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या, है ना। आवोगाद्रो संख्या, यही हमारा क्या कहलाता है? आवोगाद्रो संख्या। 1 मोल बराबर होता है 6.002 गुणे 10⁻23 कण, ये होता है 1 मोल के बराबर, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से है मोल। अब ये हमारा चैप्टर होता है इसी पे समाप्त। अब मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने जितनी भी चीजें पार्ट 1, पार्ट 2 और इस पार्ट में पढ़ाई हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा और याद करने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास और एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि समस्या ना हो आपको किसी प्रकार की पेपर में बैठने के बाद। अन्यथा फिर वही हो जाएगा कि तब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो टाइम से रिवीजन करते रहिएगा। बाकी ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अब इसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में और बात करेंगे हम अगले चैप्टर की। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।